हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास के गणित विषय के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के 10वें सीरीज में आप पहुंचे हैं और इस 10वें सीरीज में हम चैप्टर लेकर के आए हैं ट्रियंगल। जो गणित विषय का छठा चैप्टर है ट्रियंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम जो बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, यानी 17 तारीख से परीक्षा आने वाली है। तो बिहार बोर्ड 2025 के 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के 10वें सीरीज के अंतर्गत ये 10वां क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में त्रिभुज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होते? तो जरा समझ लीजिए, हम लोग वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग वह होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई पूरा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। अर्थात इस तरह के होते हैं, इसके लंबाई चौड़ाई यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और एक बड़ा भी हम अगर बनाते हैं तो इसमें भी जरा ध्यान से देखिए, तो इसकी भी आपस में चारों भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो इसको जो है हम लोग सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। सर्वांगसम का क्या मतलब होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी अंग बराबर हो। जैसे दोनों वर्ग है तो दोनों वर्ग के सभी अंग बराबर होना चाहिए। जैसे ये वर्ग की ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, तो बराबर तो है नहीं, लेकिन इसलिए ये सर्वांगसम होगा नहीं। समरूप होता है। समरूप में क्या, एक रूप का होना चाहिए और उसके भुजाओं का अनुपात जो है या कोण का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका भुजा अगर एक 3 सेंटीमीटर है, इसका एक भुजा अगर 5 है, तो इसका सभी भुजा 3-3 होगा, इसका सभी 5-5 होगा। तो अनुपात निकालेंगे तो 3:5 यानी 3/5 के रूप में निकलेगा। तो अनुपात बराबर होगा। तो जितने भी इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ लेना है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये सब सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये सब तीन चीज याद रखना है। वर्ग के बारे में जब भी कहें तो सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम मतलब बराबर ही होनी चाहिए और समरूप मतलब एक रूप का होना चाहिए और उसके भुजाओं का अनुपात जो है वो समान होना चाहिए। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? इस तरह क्वेश्चन एक निश्चित रहेगा इस तीनों में से, तो सीधा हम लोग टिक लगा देंगे समरूप। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही आ गया, सभी समबाहु त्रिभुज। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मान लो ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर इसी तरह का एक बड़ा भी त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये दोनों एक रूप का है, समरूप है। इसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का, इसका भी प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा और सभी भुजा आपस में बराबर होती है। लेकिन दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं होगी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, लेकिन अनुपात बराबर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं समरूप। तो दो समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा को खींचने या निर्धारित करने, मतलब सरल रेखा बनाने में के बिंदु की आवश्यकता है, तो के का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लीजिए कि एक सरल रेखा को खींचने के लिए कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है। तो एक सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। 2 बिंदु को हम आपस में मिलाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा बनती है। अकेला एक बिंदु अगर दे दिया जाए तो इस पर सरल रेखा हम लोग
नहीं खींच सकते। ऐसे भी खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी, बहुत सारा सरल रेखा इस पर खींच सकते हैं एक बिंदु से। और यहाँ एक ही सरल रेखा खींचने के लिए करते हैं, एक सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो 2 के का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एक सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, या निर्धारित करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता है। अब इसको थोड़ा घुमा दिया हुआ है कि एक सरल रेखा को खींचने में के बिंदु की आवश्यकता है, तो अब के का मान क्या होगा, के बिंदु आवश्यक है, के का मान क्या, मतलब कितने बिंदु आवश्यक है। तो 2 बिंदु कम से कम चाहिए एक सरल रेखा खींचने के लिए। 3 बिंदु भी नहीं हो सकता, 3 बिंदु अगर संरेख हो तो हो सकता है, असंरेख अगर 3 बिंदु दे दिया जाए तो इससे एक सरल रेखा नहीं होगा। ऐसे करके ऐसे करेंगे तो 2 सरल रेखा, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। तो 2 बिंदु की आवश्यकता होती है एक सरल रेखा को खींचने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एक सरल रेखा को खींचने के लिए हमेशा 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है। देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज के लिए हमेशा याद रखना है, समरूप त्रिभुज के लिए भुजाओं का अनुपात जो होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर परिमापों का अनुपात होता है। मतलब परिमाप का अनुपात जो होता है उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात, तो ये याद रखना है कि 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो इसके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, संगत भुजाओं का, इसमें ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुज के लिए संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो इसके परिमापों का अनुपात भी 3:4 होगा, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3:4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में x, y क्रमशः भुजाएं ए बी तथा AC पर 2 बिंदु है तथा AX पैरेलल है BC का। तो AX अनुपात अगर XB 2:3 है तो AY और YC का अनुपात क्या होगा। चलिए हम फिगर बनाकर दें। चलिए एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। अब देखिए एक्स और वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर है, मतलब ए बी पर एक बिंदु है एक्स और ए सी पर एक बिंदु है वाई, और एक्स और वाई को मिला देते हैं तो एक्स और वाई जो है बीसी के पैरेलल हो जाता है, यानी एक्स वाई जो है पैरेलल है बीसी, यानी ये एक्स वाई जो है बीसी के समांतर है। तो अगर एक्स बटा एक्स बी, ए एक्स ये हो गया और एक्स पी ये हो गया, तो इसका और इसका अनुपात दे दिया हुआ है 2:3, यानी ए एक्स बटा एक्स बी बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो कह रहा है ए वाई बटा वाई सी निकालना है, मतलब ये वाई ए वाई इसका मान और इसका दोनों के अनुपात निकालना है कि ए वाई बटा वाई सी बराबर क्या होगा, वाई सी।
बराबर क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं पर दी गई बिंदु, जैसे ए बी पर एक बिंदु ये है और ए सी पे एक बिंदु ये है, दी हुई बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए, अर्थात बीसी के समानांतर हो जाए, तो इस दोनों भुजाओं को जो अनुपात होता है वो बराबर, जैसे एक्स बटा एक्स बी और ए वाई बटा वाई बी का मान बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए एक्स बटा एक्स बी बराबर ए वाई बटा वाई सी, और चूंकि एक्स बटा एक्स बी यहाँ 2:3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी 2:3। तो ए वाई बटा वाई सी भी वही होगा 2:3, और 2:3 जो है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर है बीसी के और बीसी बराबर 8 है, तो डी बराबर क्या होगा। चलिए इसको फिगर बना के समझते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी और ये हो गया सी। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु, मतलब ये ए बी है ना, इसका बीच वाला बिंदु, यानी ये और ये बराबर होगा, बीच वाला बिंदु जो है ये डी है, और ए और सी के बीच वाला बिंदु ई है ये, तो मतलब ये मान और ये मान बराबर है। अब डी को मिला दिए, अब डी को मिला दिए तो डी जो है ये बीसी के समांतर हो गया। अगर बीसी का मान 8 है, इसका मान 8 दिया हुआ है, बीसी बराबर 8 दिया हुआ है, मतलब इसका मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डी का मान निकालना है। तो देखिए इस तरह के त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के विलोम जरा देखिए, अगर इसको ये पूरा भुजा दिया हुआ है, इसका आधा ही दिया हुआ है, तो अगर एडी को अगर हम x मान लेते हैं तो डी ये पूरा, सॉरी एडी को x मान लिया तो पूरा ए बी जो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा। अच्छा, और इधर भी अगर ए को y मान लेते हैं तो ये पूरा AC जो हो जाएगा वो 2y हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा है, बीच कह रहा है मध्य बिंदु, मतलब एकदम बीच से बांटा हुआ है, आधा ई है आधा ई है, तो ये दुगुना हो जाएगा। उसी तरह से अब जब हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से पढ़े हुए हैं कि जब ये दोनों समांतर होती है तो इस त्रिभुज का यानी ADE का और ABC के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात इसमें हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स के विलोम से। ये हो जाएगा AD बटा AB, AD बटा AB, AD मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का इस भुजा लिए और AB ये पूरा ले लिए, तो AD बटा AB, चूंकि ये समरूप हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, मतलब AD और AB का अनुपात बराबर हो जाएगा AE और AC का अनुपात, उसी तरह बराबर हो जाएगा DE और BC का अनुपात। तो AD बटा AB बराबर हम लिख देंगे AE बटा CE, चाहे EC लिख सकते हैं, और बराबर DE बटा BC लिख सकते हैं।
हमको दिया हुआ है BC, निकालना है D। तो इस दोनों में से कोई एक पकड़ेंगे, एक जो निकालना है उसको पकड़ेंगे। तो AD बटा AB को ही हम ले लेते हैं। AD बटा AB बराबर D हो जाएगा बटा BC। अब देखिए AD हम माने हैं X, तो ये हो जाएगा X बटा AB हो जाएगा उसका दुगुना, चूंकि आधा है तो ये पूरा दुगुना हो जाएगा, यानी 2X बराबर D निकालना है और BC है 8 सेंटीमीटर। तो X से X कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 2 गुने DE बराबर 8 निकलेगा। तो D बराबर हो जाएगा 8 बटा 2, 2 चौका 8 कट जाएगा, D बराबर हो जाएगा 4, यानी D का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जब भी मध्य बिंदु को मिलाता है और ये दोनों समांतर हो जाए तो इसका अनुपात जो है AD का अनुपात पूरे AB के अनुपात के बराबर, AD बटा AB का अनुपात जो होगा वो D बटा BC का अनुपात होगा। इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी देख लीजिए, मध्य बिंदु को जब भी मिलाए तो छोटका वाला त्रिभुज के सभी भुजाओं बड़का वाला त्रिभुज के संगत भुजाओं के आधी हो जाएगी। जैसे ये भुजा आधा है इसका पूरे का, तो ये भी आधा हो जाएगा इसका, तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। सिंपली हम लोग 4 सेंटीमीटर में टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज से तीनों शीर्षलंब के कटाव बिंदु को क्या कहा जाता है? जरा देखिए, इसमें 2-3 चीज समझ लेना है। शीर्षलंब क्या होता है? जैसे एक त्रिभुज है तो इसके इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाली जाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इसको शीर्षलंब कहते हैं। इस शीर्ष से इस सामने के भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह शीर्षलंब हो गया। और इस बिंदु से इस सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तीनों शीर्षों से जो लंब डालते हैं सम्मुख भुजा पर, जैसे इस ए से मान लीजिए ABC है, तो A से BC पर लंब डालेंगे, B से AC पर लंब डालेंगे और C से AB पर लंब डालेंगे। तो ये तीनों एक ही बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु पर कटती है, और उस बिंदु को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो याद रखना है, ये इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आ सकता है, हम बता देते हैं किस तरह का आता है। अगर शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलती है उसको लंब केंद्र कहते हैं। दूसरा रहेगा, एक त्रिभुज दे दिया, अब मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम DEF लिख देते हैं, D है, E है और F है। अब देखिए EF के बीच वाला बिंदु, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होगा, को सामने वाले शीर्ष से अगर मिलाएंगे तो इसको कहते हैं माध्यिका। और उसी तरह इस भुजा के यानी DF के बीच वाले बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाएंगे तो इसको भी माध्यिका कहेंगे। और इस शीर्ष से फिर सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसको माध्यिका कहते हैं। मतलब ये और ये बराबर होगा, इधर ये और ये बराबर होगा, और इधर ये और ये बराबर, मतलब भुजा के मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष के मिलाने वाली भुजा रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं, ये माध्यिका कहलाती है। तो क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया कि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के, इसमें शीर्षलंब कहाँ है तो शीर्षलंब के कटान बिंदु लंब केंद्र। अब माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ये याद रखना है। और इसी तरह अंतः केंद्र हो गया, ये माध्यिक केंद्रक हो गया, लंब केंद्र हो गया, जो ये क्या कहते हैं शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को। अंतः केंद्र किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं त्रिभुज अगर रहेगा, इसको केंद्रक को मध्य केंद्र भी कहते हैं, ये मध्य केंद्र दिया हुआ है। अगर त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को बराबर बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग कोण समद्विभाजक कहते हैं। फिर इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी, इसको भी हम लोग कोण समद्विभाजक कहते हैं।
और फिर इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर मिलती है और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। तो ये याद रखना है, शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक और कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र, अंतः केंद्र कहते हैं। ये याद रखना है। इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ शीर्ष लंब वाला पूछा हुआ है तो शीर्ष लंब के जो कटान बिंदु होता है वो लंब केंद्र कहलाता है और लंब केंद्र ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग जो होता है क्षेत्रफल का अनुपात होता है, और यहाँ क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ है तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रूट अंडर क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल जो निकालेंगे वही हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। जैसे अगर संगत भुजाओं के अनुपात निकालना है तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 64/121 का वर्गमूल निकाल देंगे। 64/121, 64 का वर्गमूल निकलेगा 8, 121 का वर्गमूल निकलेगा 11 और 8 और 11 को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 8:11 होगा। अर्थात अगर समरूप त्रिभुज दिया हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, संगत भुजा का अनुपात निकालना हो तो वर्गमूल निकाल देंगे। अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो फिर उसको वर्ग कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो यहां निकालना है संगत भुजाओं का अनुपात, असंगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 8:11। ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8:11। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में एक कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, तो इसमें कौन सा समरूप होगा? तो ध्यान दीजिए, समरूप में एक चीज पकड़ना है, कोण A कोण P के बराबर है तो पहला में देखेंगे जहां पे कोण A है, A यहाँ बीच में है तो P बीच में रहना चाहिए, तो P बीच में है नहीं, मतलब ये गलत है। A कोण P के बराबर है तो यहाँ P शुरू में है तो A शुरू में रहना चाहिए, यहाँ B है शुरू में, ये भी गलत है। अगर A और P है, यहाँ P अगर उल्टा भी देखते हैं, यहाँ P है यहाँ A है, तो P यहाँ शुरू में है और A यहाँ लास्ट में है, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। मतलब मिलना चाहिए, जिस तरह से त्रिभुज का कोण बराबर है, जो कोण जहां बराबर है संगत कोण, उसी संगत कोण के हिसाब से नाम रखना चाहिए। जैसे देखिए कोण A कोण P के बराबर है तो शुरू में यहाँ कोण A है तो शुरू में P होना चाहिए। यहाँ कोण B कोण Q के बराबर है तो B बीच में है तो Q बीच में रहना चाहिए। और कोण C जो है R के बराबर है तो C लास्ट में है तो R लास्ट में, यानी ये त्रिभुज का सही नाम है जो समरूप के रूप में लिखा हुआ है, अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होंगे, ये सही है। इसको कभी कभी उल्टा दे देगा, ऐसा भी दे देगा, त्रिभुज CBA समरूप है त्रिभुज RQP का, तो यहां पर भी वही मिलाएंगे। शुरू में कोण C है तो कोण C के बराबर कोण R है तो R शुरू में रहना चाहिए, सही है। कोण B है तो B के बराबर Q है तो B बीच में है तो Q बीच में है, सही है। A के बराबर P है तो A लास्ट में है तो P लास्ट में है, तो ये सही, ये भी सही हो सकता है। इस तरह से रहेगा तो ये सही होगा। तो नाम उल्टा सीधा दे सकता है, हमको मिलाना है कि जो कोण जिस कोण के बराबर है नाम में भी वो अक्षर उसी स्थान पर होना चाहिए। जिससे पहला में C है तो पहला में R है, इस रूप में रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज
एबीसी की एक भुजा दुए है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दुए है तो बाकी दोनों भुजा भी दुए ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र याद रखना है √3/2 इंटू भुजा। √3/2 ए एक यानी भुजा। तो यहां देखिए √3/2 गुने भुजा 2a दिए हुए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर ही होती है, तो कोई एक भुजा लिख देंगे 2a, बाई में कुछ नहीं तो एक दे देंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3a, और √3a ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √3a। इसमें कभी कभी क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कह देता है, तो ये भी याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र होता है, याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अब आ गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का पेज। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, देखते हैं, तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।